हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान आपके यूट्यूब चैनल अमरदीप एकेडमी पे फिर से स्वागत करता हूं। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो यार आज जैसे कि मैंने आपको बताया है और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा 12th क्लास 2024 का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 40 डेज का प्लान कर रखा है। तो डे 1, डे 2, डे 3 कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज डे 4 है। डे 4 में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों राउल्ट्स लॉ के बारे में। ठीक है, यानी कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। राउल्ट्स लॉ के बारे में क्या बात करेंगे? राउल्ट्स लॉ क्या समझाता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में बताता है, और वेपर प्रेशर किस किस कंपोनेंट से या किस किस फैक्टर से इफेक्ट पड़ेगा, उन सभी फैक्टर्स को भी देखेंगे, उन सभी फैक्टर्स को भी देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? ग्राफ। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरह से ग्राफ है। उसके बाद हम करने वाले हैं बच्चा पीवाईक्यू सीबीएसई के, और प्लस में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं करवाने वाला हूं अगर टाइम इस लेक्चर में रहा तो। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में तो डेफिनेटली करवाएंगे करवाएंगे, है ना। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन कमेंट तो किया नहीं है। बहुत अच्छे बच्चे हो, कमेंट क्यों नहीं करते मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था? देखो, तुम इस क्वेश्चन को तो नहीं सोल्व किया कि नहीं किया, ये तो तुम ही जानो, ये भगवान जाने। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और होपफुली अगर कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया हो तो बहुत बुरी बात है बच्चा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो मैं सिलेक्ट करके लेके आ रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं करोगे तो तैयारी करना ही बेकार है। ठीक है, तो अपने आप को बस दिलासा दे रहे हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, बहुत सोर्सेस है आपके पास पढ़ने के लिए। पर अगर थोड़ा बहुत एफर्ट अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करो। अगर आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, सपोर्ट करते हो, तो मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क में दिया था, तो सॉल्व करा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि सीबीएसई के रिगार्डिंग एंट्रेंस को भी टारगेट करता है। ठीक है, सीबीएसई के अलावा, एक्सेप्ट नॉट रिगार्ड्स, कुछ टर्म ऐसे हैं जो मैं बार बार यूज करता हूँ। आई डोंट नो कि मैं खुद क्यों यूज करता हूँ, बहुत रिपीट सा हो गया है। कोई बात नहीं, आप इन बातों को इग्नोर करो, पहले ही बोल चुका हूँ कि कई बातें मैं ऐसे ही बड़बड़ा जाता हूँ, उन सबको इग्नोर करके चलो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। क्या कह रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है 0.5 एटीएम, और केएच का वैल्यू दे रखा है 1.4 इंटू 10⁻³ एम एटीएम। कहीं ना कहीं बच्चा अगर समझदार है तो आंसर उसका यहीं से निकाल देगा। ठीक है, केएच के वैल्यू में ही तुम्हारा आंसर छुपा हुआ है। समझने वाले के लिए इशारा काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। अमाउंट ऑफ डिजोल्व इन 100 ml वाटर। भाई हेनरी लॉ में वॉल्यूम तो जायज है, ऑक्सीजन भी जायज है। यहाँ पर केएच के साथ दे रखा है एम, और एम का मतलब होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो केएच के वैल्यू के साथ एम क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं लोचा है। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो यहाँ से निकल रहा है, तुम्हें सोचना चाहिए था। ठीक है, पूछा क्या है? पार्शियल प्रेशर दे रखा है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है O2 का, कितना दे रखा है? 0.5 एटीएम। ठीक है, 0.5 एटीएम, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना लग रहा है, और कह रहा है केएच जो दे रखा है, केएच को जो दे रखा है वो 1.4 इंटू 10⁻³ एम एटीएम दे रखा है। 10⁻³ एम एटीएम दे रखा है। एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, कितना ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व है, यानी कि बच्चा ये वाटर है, और कितना अमाउंट ऑफ वाटर है? 100 ml, और इसके अंदर क्या डिजोल्व है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना डिजोल्व है, यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का क्या पूछ रहा है? गिवन मास। मैंने आपको बताया था कि डिपेंड करता कि पूछता क्या है आपसे। आपसे अगर क्वांटिटी बोल रहा है तो गिवन मास निकालोगे, अगर आपसे अमाउंट बोल रहा है तो मोल्स निकालोगे। ठीक है, ऐसा मैंने आपको कहा था। बट यहाँ पर देखो, एमसीक्यूज ग्राम के फॉर्म में और एमजी के फॉर्म में दे रखा है। एमजी स्टैंड्स फॉर मिलीग्राम, मिलीग्राम बोले तो 10⁻³ 10⁻³ ठीक है, तो क्वेश्चन जो है अमाउंट बोल के गिवन मास के फॉर्म में दे रखा है, तो पता लग गया आपको कि गिवन मास निकालना है। अब किसी भी कंपोनेंट का गिवन मास निकालने के लिए उसका नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का अगर गिवन मास पूछा है तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग गिवन मास निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करके, जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो हमें फोकस किस पे करना है? नंबर ऑफ मोल्स पे। फालतू बातों पे फोकस नहीं करना होता है। जिस चीज को आप कंसिडर करके चल रहे हो, जो तुम्हारा एम है, उसको फोकस करो। अपने आप तुम्हारे हाथ में आंसर मिल जाएगा, हर चीज का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दे रखा है और केएच दे रखा है। हम यहाँ से ऐसा क्या फाइंड आउट करें कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए? अब एक तो ऑप्शन ये है हमारे पास, ठीक है, एक तो ये है कि प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू के एच इंटू में एक्स गैस।
KH इंटू में एक्स गैस हम निकाल लें, KH और एक्स गैस निकाल लें, ठीक है भाई। तो एक्स गैस यानी कि XO2 अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो PO2 अपॉन में KH से निकल जाएगा। और अगर मोल फ्रैक्शन O2 आ गया तो O2 किसके अंदर डिसॉल्व है, वाटर के अंदर, तो दोनों के दोनों साथ में हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अगर हम निकाल सकते हैं तो क्या पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अगर XO2 हमारे पास आ गया है, अगर हमारे पास XO2 आ गया है, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O से हम निकाल सकते हैं। और ये यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाएगा। दो वैल्यू अगर ऊपर नीचे सेम हो तो एक वैल्यू को आप नेग्लेक्ट कर देते हो क्योंकि वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। अब बट इस तरह का करने के लिए हमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O भी चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या होगा, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का क्या हमें नहीं पता है, वाटर मॉलिक्यूल का हमें गिवन मास नहीं पता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम H2O पता है कितना है, 100 ml। वॉल्यूम कितना है H2O का, 100 ml, ठीक है। तो क्या हम डेंसिटी का यूज कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम से मास पे जा रहे हैं, वॉल्यूम से मास पे जा रहे हैं, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। वाटर का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 ml, 100 ml, ml से ml गया। मास कितना आ गया H2O का, मास आ गया बेटा 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स H2O का निकाल सकते हैं, यस। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास 100 और मोलिकुलर मास 18, ये कितना आ जाएगा, NH2 आ जाएगा 5.55 मोल, 5.55 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। 5.5 ही ले लो, ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इसको यहाँ पर पुट करके ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन पुट करके NO2 निकाल लेंगे, और जब NO2 आ जाएगा तो ऑक्सीजन का गिवन मास भी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर देखो, यहाँ देखो एक्स गैस, ठीक है, यहाँ पर देखो अगर इस फॉर्मूले से अगर हम जाते हैं तो केज को अगर आप बाहर निकालते हो तो केज इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2 अपॉन में एक्स गैस। एक्स गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। प्रेशर का क्या यूनिट होता है, एटीएम के फॉर्म में। तो केज का क्या यूनिट हो गया, एटीएम हो गया। बट केज का जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1.4 इंटू 10 की पावर -3 एम एटीएम, यानी कि एम के साथ क्यू मल्टीप्लाई इसने कर रखा है। तो बेटा एक बता दूं मैं, फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी निकालने का, वो क्या है, केच इंटू में प्रेशर ऑफ गैस, केच इंटू में प्रेशर ऑफ गैस। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इतना लंबा प्रोसेस ना यूज किए बिना आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो डायरेक्ट मोलैरिटी आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, देखो जैसे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू केच इंटू में इंटू में क्या है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर क्या है O2 है। मोलैरिटी हम निकाल रहे हैं, केज कितना रखा है 1.4 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। ठीक है। और ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस कितना दे रखा है 0.5। तो मोलैरिटी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1.4 है और 0.5 है, कितना आएगा, अगर मान लो 14 होता और 5 होता तो 70 आता, लेकिन दोनों जगह पे पॉइंट है तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। 0.7, तो 0.7 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स, अब ये वॉल्यूम क्या, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है, किसमें डिजोल्व है, वाटर में, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना डिजोल्व हो, अच्छा एक बताओ, वाटर का वॉल्यूम हमने क्यों कंसिडर किया, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल्स किसका होता था, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स किसका होता था, सॉल्यूट का। और यहाँ पर सॉल्यूट कौन ऐड कर रहा है, यहाँ पर सॉल्यूट कौन ऐड कर रहा है, ऑक्सीजन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन ऐड कर रहा है, वाटर। सिंपल है, इसलिए लिया मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 100 ml। इसको लीटर में लेके जाओगे 1000 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 0.1 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से
मोलैरिटी का वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। यस, मोलैरिटी का वैल्यू कितना है? 0.7 इंटू 10⁻³ ओके। नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम कितना आया? 0.1 लीटर। क्या नंबर ऑफ मोल्स निकल जाए यहाँ से? किसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो? कहाँ गया? सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है? ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 0.7 इंटू में 0.7 इंटू में 0.1 इंटू 10⁻³ फटाफट कैलकुलेट करके बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, जल्दी से फटाफट, फास्ट, जल्दी। मैं भी चेक कर लेता हूँ फटाफट। 0.7 इंटू में 0.1 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.07, 0.07 मोल आ गया। अगर मोल आ गया तो क्या गिवन मास निकल जाएगा? बाएं हाथ का खेल है। देख रहे हो, उतना ज्यादा फॉर्मूला यूज ना करके हमने एक फॉर्मूले से कर लिया। तो भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ, इंपॉर्टेंट लाता हूँ, ट्राई किया करो बच्चों। NO2 इज नथिंग बट गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला हमने? 0.07 इक्वल टू गिवन मास हमें फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास 32। 32 इंटू में 0.07 इज इक्वल टू गिवन मास। सॉल्व करो इसको, पॉइंट हटा दीजिए, डबल जीरो लगा दीजिए। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 एंड 1 22, 22/100 इज इक्वल टू गिवन मास। 2 जीरो है ना, ओके। तो 2 जीरो के आगे क्या लग जाएगा यहाँ पे? एक दो, 2 जीरो के बाद डिजिट लग जाएगा, तो 2.24, 2.24 आ जाएगा क्या तुम्हारा गिवन मास, यानी कि आ गया अमाउंट 2.24, 2.24। ठीक है, क्वेश्चन पे जाओ। 2.24, यस, आंसर इज डी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप इग्नोर करके बैठे हो। बताओ कितना कुछ सीखने को मिला आपको है? एक नया फॉर्मूला सीखने को मिला। दोनों तरीके बता दिए आपको मैंने। मोल फ्रैक्शन वाले तरीके से भी कर सकते थे, ये वाला, ये इतना लंबा मेथड प्रोसेस यूज करना पड़ता, ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाटर यूज करना पड़ता, लेकिन इस फॉर्मूले से ने आपका काम आसान कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन दिया था क्या? एक क्वेश्चन शायद और दिया था मैंने होमवर्क, एक क्वेश्चन और दिया था आपको, एक क्वेश्चन और दिया था, ये तो नहीं था? Henry law constant for solution of methane in benzene is this, and the mole fraction of methane in benzene under इतना will be। क्या बता सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो? एक चांस और दिया आपको मैंने, ट्राई करो, क्योंकि हम यार इस लेक्चर में हम राउल्स लॉ करने वाले हैं, तो उसका टाइम जा रहा है ना। एक बार ट्राई तो करो, एक बार और ट्राई करो प्लीज। उस क्वेश्चन को करवा दिया ना, ठीक है, इसको एक बार ट्राई करो प्लीज, कमेंट करना है, वरना फिर ये लेक्चर भी उसी में चला जाएगा। आपको पता है हमारे पास टाइम कम है ना, फिर लिए एक अलग से भी लेक्चर बना देंगे जिसे प्रॉपर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे आपको। टेंशन वाली बात नहीं है, अभी 12th से निपटो यार, उसके बाद बाकी चीजें हैं, एंट्रेंस भी है। तो आज के लेक्चर में राउल्स लॉ को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि राउल्स लॉ के भी बहुत क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, उसको भी सॉल्व करवाना है, समझे? उसको भी मुझे सॉल्व करवाना है। यस, राउल्स लॉ डे 4 की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आज बच्चा राउल्स लॉ देख के आ गया और देखने के लिए यहाँ पता लगा कि सॉल्यूशन के पहले लेक्चर से ही न्यूमेरिकल्स में कराए जा रहा हूँ, तो बच्चा बोर हो जाएगा हालांकि तुम्हारे लिए ही करा रहा हूँ, लेकिन तुम समझोगे नहीं ना। चलो, होमवर्क मैंने करा दिया, ठीक है। राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, बात करते हैं राउल्स लॉ के बारे में। यस, तो बच्चा क्या है राउल्स लॉ और क्यों है राउल्स लॉ, किस तरह की बात को कर रहा है? हम पढ़ने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर लिक्विड को मिक्स करने जा रहे हैं, किसमें? लिक्विड में। और जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक लिक्विड यहाँ पे ऐड करेगा सॉल्यूट के जैसा, और एक लिक्विड यहाँ पे ऐड करेगा सॉल्वेंट के जैसा। एक लिक्विड ऐड करेगा सॉल्यूट के जैसा और एक लिक्विड ऐड करेगा सॉल्वेंट के जैसा। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन ही बना रहे हैं, तो यहाँ पर राउल्स लॉ क्यों आया? क्योंकि राउल्स लॉ ने लिक्विड को मिक्स करना सिखाया और अलग अलग तरह तरह के कॉन्सेप्ट दिए। और एक कॉन्सेप्ट दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कौन सा कॉन्सेप्ट? वेपर प्रेशर का। व्हाट यू मीन बाय वेपर प्रेशर? क्या समझते हो वेपर प्रेशर के बारे में, बताओ? व्हाट यू मीन बाय वेपर प्रेशर एंड व्हाट यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, बता सकते हो क्या? What you mean by vapor pressure and what you mean by boiling point?
2 पॉइंट के बारे में बताओ, यहीं से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट यू मीन बाय वेपर प्रेशर, व्हाट यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। अब एक तरीका मेरे पास ये है कि डायरेक्ट मैं राउट्स लॉ को एक्सप्लेन करूं, और एक तरीका ये है कि राउट्स लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ, राउट्स लॉ तक हम गए कैसे, राउट्स लॉ को समझाने की जरूरत पड़ी कैसे, उन सभी कॉन्सेप्ट को समझ ले। अगर उन सभी कॉन्सेप्ट को समझ लेते राउट्स लॉ को हम खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहले समझते हैं कि राउट्स लॉ के स्टेटमेंट बाद में जाएंगे, उससे पहले हम समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, क्योंकि कहानी यहाँ पे वेपर प्रेशर के बारे में ही चलने वाला है। ठीक है, वेपर, VAPOUR, वेपर। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करना, ठीक है। वेपर प्रेशर, तो हम लोग बात करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर है क्या? और वेपर प्रेशर से पहले हमें बेटा बात करना पड़ेगा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो क्या है? वोलाटाइल। क्या? वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, जैसे मैंने बताया था, बेशक क्रैश कोर्स टाइप हो, लेकिन मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब एक ऐसा लिक्विड जो जल्दी से बॉयल हो जाए। एक ऐसा लिक्विड जो जल्दी से बॉयल हो जाए। जल्दी से बॉयल होने का मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। और कोई भी लिक्विड जब बच्चा बॉयल होता है तो क्या करता है? एवोपरेट होता है। क्या करता है? एवोपरेट होता है ना। तो इजी टू बॉयल एंड इजी टू एवोपरेट द लिक्विड। ठीक है, क्या बनेगा कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन इसका मैंने क्या बताया? जो आसानी से बॉयल हो जाए और जो आसानी से एवोपरेट हो जाए। ठीक है, द लिक्विड, द लिक्विड विच इजली इजली बॉयल एंड, कह सकते हो, एंड इजी टू एवोपरेट, जो आसानी से क्या हो जाए? एवोपरेट हो जाए। ऐसे लिक्विड को आप क्या बोलते हो? वोलेटाइल लिक्विड बोलते हो। और ऐसा लिक्विड जो आसानी से बॉयल ना हो पाए, डज नॉट एवोपरेट इजिली। इवन ये कह सकते हो कि बॉयल होता ही नहीं है। ठीक है, डज नॉट बॉयल, जो आसानी से बॉयल नहीं होता, ये बहुत टाइम लेता है। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो एवोपरेट ही नहीं होते। अब यहाँ पे एवोपरेट के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? एवोपरेट है क्या? क्योंकि एवोपरेट से ही क्या निकलने वाला है कॉन्सेप्ट हमारा? वेपर प्रेशर का। तो वोलेटाइल वो लिक्विड होता है जो आसानी से बॉयल हो जाए, और जो आसानी से बॉयल होगा उसको बॉयल करने में टेम्परेचर कम लगेगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। लिखा नहीं क्या? इजिली बॉयल। इजिली बॉयल का मतलब क्या होगा? लेस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब समझो वेपर प्रेशर क्या है। नेक्स्ट, समझो वेपर प्रेशर क्या है। देखो, वेपर प्रेशर क्या है, क्योंकि यहीं से राउट लो समझ में आएगा आपको। यहाँ पर हमने बेटा लिक्विड लिया एक। ठीक है, लिक्विड हमारे पास सॉल्यूट लेने वाले हैं और सॉल्वेंट लेने वाले हैं। ठीक है, तो माना कि यहाँ पर हमने प्योर वोलाटाइल सॉल्यूट ले रखा है। प्योर वोलाटाइल सॉल्यूट ले रखा है किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। नेचर कैसा है? वोलाटाइल है। तो ये जो हमने लिक्विड ले रखा है वोलाटाइल, इसको हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया। इसको हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, ऊपर से पाथ सपोज दैट कि क्लोज कर दिया हमने। क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। आप जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ये क्या स्टार्ट हो जाएगा? बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब बॉयल होगा तो ये एवोपरेट होगा। क्या होगा? एवोपरेट। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इट स्टार्ट टू एवोपरेट, इट स्टार्ट टू एवोपोरेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट स्टार्ट टू एवोपरेट। अब जब स्टार्ट होगा तो ये क्या है ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर जो होता है वो वाटर वेपर होता है, गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट होगा बच्चा, तो ये जाएगा और इस पे टकराएगा, और टकरा के वापस से वाटर सरफेस, ये जो सरफेस है ना, इस वाटर सरफेस पे जाके प्रेशर लगाएगा। जो प्रेशर लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है? वेपर के द्वारा लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया कि वेपर के द्वारा प्रेशर लगने वाले को, कंपोनेंट को, या कोई भी लिक्विड के प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कह रहे हैं। किसके ऊपर? लिक्विड के सरफेस पे लग रहा है। तो हम डेफिनेशन अगर बनाते हैं बच्चा, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? द प्रेशर
exerted, the pressure exerted by the pressure exerted by vapors, the pressure exerted by vapors above liquid surface, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर के द्वारा प्रेशर लग रहा है इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इस तरह के प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर। लेकिन वेपर प्रेशर तभी लगेगा ना, वेपर प्रेशर तभी लगेगा जब वो लिक्विड कैसा नेचर का होगा, वोलाटाइल के नेचर का होना होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, लिक्विड शुड बी वोलाटाइल इन नेचर। वेपर प्रेशर तभी लगेगा जब लिक्विड कैसा होगा, वोलाटाइल नेचर का होगा। समझ में आई बात? यानी जितना आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा और उतना ज़्यादा बैक फ्लो होगा वेपर प्रेशर का, और वो फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया पे, जिसको आप क्या कहते हो, प्रेशर कहते हो। और प्रेशर लग रहा है वेपर के द्वारा, इसलिए इसका आपने क्या कह दिया, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जिससे वेपर प्रेशर को फर्क पड़ता है। ठीक है, फैक्टर्स फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ तो ये हो सकता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं। लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा, डिफाइनेट शेप नहीं होती, डिफाइनेट वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता नहीं करता है। यानी कि हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, वेपर प्रेशर शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता। इस पे डिपेंड करता है वो कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। और अभी आपने देखा कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे थे उतना ज्यादा वो बॉयल हो रहा था, और उतना ज्यादा बैक फ्लो होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो टेम्परेचर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वेपर प्रेशर के, वेपर प्रेशर के। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो कंडीशन है इसके लिए वैलिड है प्योर लिक्विड का, क्योंकि किस लिक्विड का कितना टेम्परेचर है हमें तो नहीं पता। कंडीशन अगर इम्प्योर हो तो जो वोलाटाइल होगा उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर कंडीशन क्या है, अगर मान लो कि कंडीशन क्या है, इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब एक लिक्विड मेरे पास वोलाटाइल है और दूसरा लिक्विड कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। दूसरा लिक्विड कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल वाला जो होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल क्या करता है, वेपर प्रेशर को कम करता है। नॉन वोलेटाइल क्या करता है, वेपर प्रेशर को कम करता है। आगे समझोगे कि नॉन वोलेटाइल क्यों कम करता है। यार अभी डेफिनेशन बताया था कि नॉन वोलेटाइल आसानी से जो एवोपरेट ना हो उस तरह के लिक्विड को हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो ना तो ये एवोपरेट होगा और ना इसको एवोपरेट होने देगा, तो इसके इफेक्ट को भी, इसके वेपर प्रेशर को भी ये क्या कर देगा, कम कर देगा। इस कॉन्सेप्ट को जब हम वोलाटाइल में नॉन वोलाटाइल लिक्विड को मिलाएंगे तो वोलाटाइल की लिक्विडिटी के, वोलाटाइल की वोलेटिलिटी को वोलाटाइल के वोलेटिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम कर देगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि इसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, खैर आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे पता लगा दो फैक्टर्स आपको, शेप के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है। तीसरा फैक्टर, फैक्टर नंबर थर्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो डायरेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बात की बात है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ऐसा क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे वेपर प्रेशर क्यों डिपेंड कर रहा है। देखो, वेपर प्रेशर का मतलब तुम क्या प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी कि उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड को ब्रेक करना। किसी भी पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल है उसको तुम क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, वो टूटेगा और डिफ्यूजिंग रेट बढ़ेगी, और डिफ्यूजिंग रेट बढ़ने से वो बॉयल होगा। ठीक है, तो जितना तुम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में उतना ही ज्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा।
यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब कि एवोपरेट कम हो रहा है। एवोपरेट कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सिंपल है, क्योंकि एवोपरेट हो रहा है तभी तो फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि वेपर प्रेशर जो हो गया, वेपर प्रेशर जो हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आई बात? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल देखो, एग्जांपल यहां पर मैं ले रहा हूं H2O मॉलिक्यूल्स, यहां पर मैं ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, यहां ले लिया CH3OH। ठीक है, यहां ले लेता हूं CH3 CH2OH एंड चलो ठीक है, काफी है। काफी नहीं है, काम करते हैं, कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं। यस, वेट बच्चा वेट, CH3CH2OH कैसे समझोगे आप, हमें सोचना पड़ता है। CH2 C के साथ OH लगा देते हैं, 3 कार्बन का ग्रुप लेना पड़ेगा, यानी कि बट इससे भी नहीं समझोगे। H2O ले लेता हूँ, ठीक है, और CH3OH ले लेते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे। देखो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल के पास टेंडेंसी है, एक वाटर मॉलिक्यूल के पास टेंडेंसी है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का। यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है 4 मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है, किसके, हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल का। यहाँ पर हमने एक अल्काइल ग्रुप ले रखा है। ऑर्गेनिक में तुम्हें पता है अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब समझते हो? हाइड्रोफोबिक का मतलब समझते हो? हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर के साथ डिजोल्व होना नहीं चाहेगा, वाटर से डिजोल्व होने में डरेगा, ठीक है, अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर 2 कार्बन का ग्रुप है, यानी कि ये और कम सॉल्युबल होगा। इन दोनों में अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, तो इन दोनों में ये ज्यादा सॉल्युबल होगा और ये कम सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, हाइड्रोफोबिक। बेशक दोनों के पास एक एक OH बॉन्ड हो, तो यहां से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा वाटर मॉलिक्यूल के पास। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल सा फैक्टर क्या आ गया, एक्स्ट्रा फैक्टर, कि एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो है इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा सॉल्यूबल है, तो ज्यादा सॉल्यूबल का मतलब ये वाटर से अच्छे से मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। और जो अच्छे से मिक्स नहीं है, जिनकी बॉन्डिंग ऑलरेडी वीक है, उसके बॉन्ड को तोड़ना तो बहुत आसान है। दो दोस्त हैं आपस में नहीं बनती है, एक को भड़का दो जल्दी टूट जाएंगे। लेकिन जो दो दोस्त एक दूसरे के लिमिटेशन जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी आपस में बॉन्डिंग काफी अच्छी है, तो दुनिया भड़का दे, उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए, है ना। लेकिन भड़कावे में आने से दोस्ती टूट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CH3CH2OH, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है। इन दोनों में इसकी सॉल्विटी वाटर में अच्छी है, लेकिन इसकी सॉल्विटी कम अच्छी है, तो इसको तोड़ना आसान है, इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है कि टेम्परेचर कम प्रोवाइड करें। और कम टेम्परेचर अगर कम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, यानी कि ये कहीं ना कहीं वोलेटाइल के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 4 है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्रिएट कर रखा है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने का मतलब ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना, और ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर वेपर प्रेशर के बेशक डायरेक्टली है, लेकिन वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है, इंटरेक्शन ऑफ बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब कि वेपर प्रेशर कम, समझ आया। तो अगर हम यहाँ पर वेपर प्रेशर का ऑर्डर देखते हैं, और इनको मैं नाम दे देता हूं ABC, A B और C, तो C जो है लेस सॉल्युबल है इन वाटर, ठीक है ना। इससे ज्यादा सॉल्युबल ये, और सबसे ज्यादा सॉल्युबल ये,
तो जो ज्यादा सोल्यूबल है वो अच्छे से बॉन्ड बना लेगा, उसको तोड़ना मुश्किल है। इंटरेक्शन के वेपर प्रेशर इन्वर्सली होता है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, सी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उससे कम बी का, उससे कम ए का। आई थिंक समझ चुके हो कि वेपर प्रेशर किस तरह से इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट। तो वेपर प्रेशर समझ में आ गया, वोलेटाइल समझ में आ गया, नॉन वोलेटाइल समझ में आ गया। अब आते हैं राउल्ट्स लॉ पे। सॉरी, अब आते हैं राउल्ट्स लॉ पे, ठीक है बेटा। राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्या करता है? राउल्ट्स लॉ को अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या करने वाले हैं? यहाँ पर पहले इन्होंने क्या किया, प्योर सॉल्यूट लिया। प्योर सॉल्यूट लिया, ध्यान रहे कि सॉल्यूट कैसा ले रहे हैं, वोलेटाइल ले रहे हैं। प्योर सॉल्यूट लिया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया। प्योर सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं ए के मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किससे मॉलिक्यूल से, ए के मॉलिक्यूल से, ठीक है। प्योर सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग किससे, ए से, कि ए के कंपोनेंट के दो कंपोनेंट लेने वाले हो, एक सॉल्यूट लोगे एक सॉल्वेंट लोगे, तो कंपोनेंट सॉल्यूट को हमने ए बोल दिया, कंपोनेंट सॉल्वेंट को हम बी बोल देंगे। तो ए हमने ले लिया प्योर सॉल्यूट, ठीक है। टेम्परेचर प्रोवाइड किया, जैसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे एवोपरेट होगा, ठीक है। क्या होगा, एवोपरेट। वापस से इसका वेपर एवोपरेट होकर के आएगा और यहाँ पर क्या लगाएगा, फोर्स। कैसे, पर यूनिट एरिया पे क्या बनेगा, प्रेशर। तो यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है बच्चा, प्योर सॉल्यूट का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाएंगे, ए के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, ओनली ओनली प्योर सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो सारे के सारे सरफेस एरिया जो है सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, प्योर सॉल्यूट का होगा। और एक बात और बता दूं मैं, फोर्थ फैक्टर सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर, ध्यान रखना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो प्योर सॉल्यूट था, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, बॉयल हुआ, लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है पर यूनिट एरिया पे। फोर्स किसके ये प्रेशर किसके द्वारा लग रहा है, प्योर सॉल्यूट के द्वारा लग रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, वेपर प्रेशर exerted exerted by pure solute represent as P नॉट A। जब वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूट के द्वारा लगेगा तो उसको हम P नॉट A के से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूट कैसा है, वोलेटाइल है, ध्यान रखना। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हुआ। और क्या ध्यान रखोगे, वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। दो बातें। और क्या ध्यान रखोगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है ऑन एडेड एडेड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, लिक्विड या सॉलिड कोई सा भी, ठीक है ना, ऑन तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। इतनी बात ध्यान रखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखो। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें क्या किया इन्होंने, अब प्योर सॉल्वेंट लिया, यहाँ पे क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट। सेम कॉन्सेप्ट को दोहराओ, माना कि प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, सरफेस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। किसका मॉलिक्यूल्स आएगा, सॉल्वेंट का। बी के मॉलिक्यूल्स आ गए, बी के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है भाई, बी के मॉलिक्यूल्स आ गए। प्रेशर लगा रहा है, वेपर द्वारा प्रेशर लग रहा है। वेपर प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट हो रहा है, एग्जर्टेड बाय प्योर सॉल्वेंट। आई बात समझ में। तो यहाँ पर सरफेस एरिया भी किसका होगा, किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही होगा। आई बात समझ में। और यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट रिप्रेजेंट्स एज P नॉट
बी। वेपर प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट का किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर सरफेस एरिया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बी का है, इसलिए पी नॉट बी यहाँ पर ज्यादा है। तो पी नॉट बी की क्वांटिटी ज्यादा है तो प्रेशर भी किसके द्वारा लगेगा, पी नॉट बी के द्वारा लगेगा। और पी नॉट बी क्या है, सरफेस सॉरी वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर पी नॉट ए क्या है, 0 है, और वहां पर पी नॉट बी क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों किस स्टेट में, प्योर स्टेट में। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। ध्यान रहे अभी भी जो इन्होंने ले रखा है ये कैसा कंपोनेंट है, वोलाटाइल है, क्योंकि राउल्स लॉ किस पे वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ वोलाटाइल कंपोनेंट पे वैलिड है, ये बात भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिक्स कर दिया। अब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर कंपोनेंट ए के में मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और कंपोनेंट बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे जब एवोपरेट करोगे तो, क्योंकि अब दोनों में यहाँ पर दोनों मिक्स है, कंपोनेंट ए भी है और बी भी है, ठीक है, क्योंकि बी के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पर सॉल्यूशन में, और ए के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसमें, सॉल्यूशन में। बात आई समझ में, क्योंकि अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में दोनों चीज है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट है, ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है। प्योर स्टेट में था तो पी नॉट ए था और पी नॉट बी था। अब किस स्टेट में है ये दोनों, इम्प्योर स्टेट में, इम्प्योर स्टेट में। तो इम्प्योर के कंडीशन में आ गए यहाँ पे डाल्टन्स लॉ का रूल, जब अकेला होता है तो एक एक्चुअल प्रेशर होता है, मिक्स में अगर किसी एक के द्वारा प्रेशर लग रहा है तो उस इंडिविजुअल प्रेशर को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो प्रेशर लग रहा है ए कंपोनेंट के द्वारा उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, और जो बी कंपोनेंट के द्वारा उसको पार्शियल प्रेशर बी बोलेंगे। ठीक है, तो इम्प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट इन इम्प्योर कंडीशन, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का किस कंडीशन में है, इम्प्योर कंडीशन, क्योंकि दोनों मिक्स हो चुका है, रिप्रेजेंट एज पी ए, पी ए। ठीक है बच्चा, दूसरी बात, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन कंडीशन कैसा है, इम्प्योर है, क्यों, मिक्स हो चुका है, इम्प्योर कंडीशन। ठीक है, इम्प्योर कंडीशन रिप्रेजेंट एज पी बी। अब मुझे ये बताओ, पी ए यहाँ पर सॉल्यूट का कंडीशन, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है इम्प्योर स्टेट में, पी बी यहाँ पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है इम्प्योर कंडीशन में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रेशर पी ए ज्यादा लगाएगा या पी बी लगाएगा, बताओ। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर जो लग रहा होगा वो पी ए प्लस पी बी लग रहा होगा, पी ए प्लस पी बी लग रहा होगा। राउल्स ने क्या कहा था, राउल्स ने कहा कि भाई जितना ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उतना वेपर प्रेशर लगेगा, जितना सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा उतना वेपर प्रेशर लगेगा। डाल्टन्स ने पूछ लिया कि दोनों को जब तुम मिक्स कर दोगे तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। तो हेनरीज तो फंस गए थे, उन्होंने दिमाग लगाया था, अपनी स्टेटमेंट चेंज करी थी, लेकिन राउल्स ने एक ही बार में स्टेटमेंट्स को क्लियर कर दिया था, क्लेरिफाई कर दिया था कि साहब जितनी क्वांटिटी की होगी वो उतना वेपर प्रेशर लगाएगा। बात समझ में आ रही है, जिसकी जितनी क्वांटिटी होगी वो उतना वेपर प्रेशर लगाएगा। और इंडिविजुअल प्रेशर को आप क्या कहते हो, इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रेशर को आप क्या कहते हो, इंडिविजुअल प्रेशर को आप क्या कहते हो, इंडिविजुअल को कहते हो आप पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी कि कहीं ना कहीं हम बात करने वाले हैं कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बच्चा जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, अब ये चाहे कोई सा भी प्रेशर हो। अब वेपर है तो वेपर भी तो मिक्स होगा ना, तो मिक्स वाले वेपर में एक वेपर के द्वारा लगने वाले को क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर, पार्शियल है वेपर प्रेशर ही, लेकिन पार्शियल प्रेशर है, दो कंपोनेंट के साथ में एक का कंपोनेंट है ना, तो वेपर प्रेशर ही बोल लो। बट वही वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट में उस पर डिपेंड करेगा किसका प्रेशर ज्यादा है, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे कि ए और बी है, तो यहाँ पर पी ए ज्यादा है या पी बी ज्यादा है, वो डिपेंड करता है कि इनका मोल फ्रैक्शन कितना है। लेकिन उससे पहले एक नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट देखो, नोट पॉइंट पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए,
एंड पी नॉट बी ग्रेटर देन पी बी ऑलवेज। ये आ गया तुम्हारे पास नोट पॉइंट। क्यों भाई? पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट। क्योंकि ये एक अकेला है। अकेला, अकेला का मतलब क्या हुआ? पूरे शहर का राजा, कोई और है ही नहीं। ठीक है, खुद की रजामंदी हर चीज में, हाँ है ना। तो अकेला है तो इसके द्वारा बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा भाई, कोई और कंपोनेंट ही नहीं है इस स्टेट में। इस स्टेट में पी नॉट बी है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा? इसका। लेकिन इस स्टेट में तो पीबी भी है। पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, किसमें? इन सॉल्यूशन। तो इस स्टेट में तो बच्चा पीबी भी है। बात समझ रहे हो? अकेला थोड़ी है। तो यहाँ सरफेस एरिया ए का भी होगा, बी का भी होगा, लेकिन यहाँ सरफेस एरिया सिर्फ और सिर्फ ए का होगा, इसलिए इसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसका प्रेशर कम होगा। ऐसे ही ये क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इम्प्योर स्टेट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे। इतना कुछ समझने के बाद जब राउल्ट्स लॉ से पूछा गया कि दो कंपोनेंट आपस में मिक्स होंगे तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो उन्होंने क्या कहा? जिसकी क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। ओवरऑल स्टेटमेंट आता है बच्चा यहाँ पे राउल्ट्स लॉ का, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ओवरऑल स्टेटमेंट आता है यहाँ पे राउल्ट्स लॉ का, ROULTS, राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा है? फोर volatile liquid solution, for volatile liquid solution, the vapor pressure, vapor pressure या vapor partial pressure भी बोल सकते हो, vapor pressure is directly proportional, vapor pressure is directly proportional, vapor pressure is directly proportional। बात किसकी कर रहे हैं? सॉल्यूशन की। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, टू देयर, देयर यहाँ पे क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? कंपोनेंट्स की। वो चाहे कंपोनेंट, कंपोनेंट ए हो या बी हो। ठीक है, टू देयर, देयर किसके लिए यूज होता है? प्लूरल वर्ब, यानी कि इंग्लिश बता रहा हूँ, यानी कि दो कंपोनेंट है। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन जो है, फॉर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। यस, टू देयर मोल फ्रैक्शन, यानी कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन पे। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा एग्जर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। कंटिन्यू करके स्टेटमेंट को आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम जैसे कि देखा हमने कि ए के मॉलिक्यूल्स भी है, बी के मॉलिक्यूल्स भी है, ए के मॉलिक्यूल्स भी है, बी के मॉलिक्यूल्स भी है, तो इस स्टेट में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बात आई समझ में? भाई इसका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा इसकी क्वांटिटी कितनी है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो पी नॉट ए लगाओगे। अभी हम पढ़ के आए हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। और पी नॉट क्या है यहाँ पर? प्योर स्टेट का, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। ऐसे ही बी के कंपोनेंट का कितना प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। कांस्टेंट हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे, ठीक है, राउल्स लॉ का कांस्टेंट लगाओगे, एक्स भी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। तो पी टोटल लिखने के लिए पी ए और पी बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। पी ए कितना है? पी ए कितना है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी बी कितना है? पी नॉट बी एक्स बी। ये भाई आ गया राउल्ट्स लॉ इक्वेशन, इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे भी आते हैं न्यूमेरिकल्स जो हम करने वाले हैं सॉल्व, टाइम मिला तो। ये क्या है? राउल्ट्स लॉ इक्वेशन। आया समझ? किस तरह से हम लोग राउल्ट्स लॉ तक पहुंचे, कैसे कैसे, कितनी थ्योरी, कितने कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया। बेटा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, नाम है क्रैश कोर्स। ठीक है समझ में आ रही है बात?
तो जो लोग स्टार्टिंग से भी 12th को एनरोल करेंगे ना, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। समझ में आई बात? ये आ गया राउट्स लॉ का इक्वेशन। यार आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन को कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। देखो एक और चीज बता दूं, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, इक्वल टू 1। अगर आप एक्स बी निकाल रहे हो तो 1 में से माइनस कर दोगे किसको, एक्स ए को, क्या आ जाएगा, एक्स बी आ जाएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस बनानी हमें आनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो इसी पे होंगे। पी टोटल क्या है हमारे पास, पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो पी टोटल इज इक्वल टू, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी एक्स बी की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, एक्स बी जगह क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पी नॉट बी एक्स बी है ना। एक मिनट, क्या हो रहा है यार, ये भी पी नॉट बी एक्स बी, भाई एक्स बी के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स से कर दो पुट, ठीक है, कर दो पुट 1 माइनस एक्स से। सॉल्व करो इसको, पता नीट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था इस इक्वेशन पे, हल्के मत लेना। पी नॉट ए एक्स ए क्वेश्चन अगर होगा तो दिखा भी दूंगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, बट दिखा दूंगा, या जाके देख लो पी वाई को। पी नॉट बी इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये प्लस में आएगा, प्लस माइनस माइनस पी नॉट बी और ये आ जाएगा एक्स ए। एक साथ वाली चीज़ों को एक साथ लिख दो, पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। जितने भी बन रहे हैं ना इक्वेशन, सब रिजल्ट से इनके बेसिस पे आते हैं क्वेश्चंस। तो पी टोटल क्या कर सकते हैं हम, पी नॉट ए और पी नॉट बी तो अलग अलग है, ये दोनों सेम है, इसको ले लो कॉमन, एक्स ए को ले लो कॉमन, ठीक है। क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, वेरी आई एम पी इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। समझ में आई बात? इसको और सही से तरीके से लिख लो, पी टोटल इज इक्वल टू, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट टी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चा, इसकी वजह से मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। आया समझ? नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट क्या कराना है, राउट स्लो हो गया, ग्राफ बताना है, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। इफेक्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है, ग्राफ। पंद्रह पे ना, हाँ ठीक। आ जाओ ग्राफ देखते हैं। ग्राफ, ग्राफ देखने से पहले आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं कि वेपर प्रेशर डिक्रीजेज होता है, डिक्रीजेज ऑन एडिंग एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट। और इसी को क्या कहते हो आप, रिलेटिव रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखना, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ग्राफ को समझते हैं, यहाँ आ जाएगा क्या, देखते हैं ग्राफ। भाई ग्राफ को समझो ध्यान से, ये ग्राफ, ठीक है। एक साइड हम ले रहे हैं प्योर कंपोनेंट, प्योर सॉल्यूट, ठीक है। तो प्योर सॉल्यूट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर बी का मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं है। तो ए के मॉलिक्यूल्स है तो इसका प्रेशर लग रहा होगा, सिर्फ प्योर सॉल्यूट है तो इसका प्रेशर लग रहा होगा। इसके प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी नॉट ए से, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है, ऑफ प्योर सॉल्यूट, ठीक है। अब क्या हम कर रहे हैं, धीरे धीरे ए की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं और बी की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे
ए के क्वांटिटी को हम कम कर रहे हैं और बी के क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ए के क्वांटिटी को हमने 0.8 कर दिया, यानी कि 0.2 ऐड कर दिया, 0.6 कर दिया, यानी कि बी के क्वांटिटी को 0.4 ऐड कर दिया, 0.4 कर दिया, यानी बी के क्वांटिटी को 0.6 ऐड कर दिया, 0.2 कर दिया, यानी बी के क्वांटिटी को 0.8 कर दिया। अब यहाँ पर ये 0 हो चुका है और बी का क्वांटिटी बढ़ चुका है, यानी कि जो दूसरा कंपोनेंट है, सपोज दैट कि ये नॉन वोलेटाइल है, सपोज दैट कि नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड करने पर वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसकी क्वांटिटी को कम कर रहे हो तो इसका प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और इसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो अब, तो अब इसका क्वांटिटी बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर किसका बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका। अभी क्या आ गया यहाँ पर, प्योर सॉल्वेंट आ गया, प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट आ गया तो इसका, अब प्योर सॉल्वेंट तो आया है लेकिन ऐड करने पे आया, तो जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये क्या आ गया, पी नॉट बी। पी नॉट बी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ये क्या है, ये प्योर था, ये भी प्योर है, और इन दोनों के बीच में ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी टोटल को, यानी पी ए प्लस पी बी। तो पी ए क्या है, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, ये क्या है, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, यानी कि पी ए है और पी बी ये है। आई बात समझ में? इस तरह से बनता है बच्चा ग्राफ। और अगर पी टोटल पी ए और पी बी को के बराबर है, पी ए और पी बी को के बराबर है, और ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो इस लॉ को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा हो, राउस ने जो स्टेटमेंट दी है उसको फॉलो कर रहा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है अबाउट आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कि कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो राउल्स लॉ के स्टेटमेंट्स को, राउल्स लॉ के कंडीशंस को, राउल्स लॉ के प्रैक्टिकल्स को, इक्वेशंस को फॉलो करता हो, उसको राउल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और कौन कौन सा ऐसा है जो राउल्स लॉ के स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करता, उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलने वाले हैं। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन करा दें आपको राउल्स लॉ के बेसिस पे। क्या मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, ये मुझे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो है, तो है, ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, मिलता है आपको 1 मिनट। टाइमर, चलिए ट्राई देते हैं आपको 1 मिनट। प्लीज सॉल्व इट। सॉल्व करो। टाइमर नहीं लगाया था क्या? चलो छोड़ो, टाइम तो हो ही गया, चेक करो। देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन है प्लस में ऑक्टेन है, यानी कि 7 कार्बन है और 8 कार्बन है, और दोनों एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है मतलब। हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2,
C7H27 प्लस 2 कितना कार्बन है? C7H16। और ऑक्टेन का मतलब C8, ठीक है, 16H18। क्यों बताया ये? मॉलिक्यूलर मास के लिए। दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, देखो। तो हेप्टेन है और ऑक्टेन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाले ताकि मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सके। हेप्टेन है और ऑक्टेन है, आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है, यानी कि रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। चलो काम आसान हो गया। कितना टेम्परेचर है? वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स, ठीक है। आगे वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर इतना एंड इतना, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ओके। तो इसका गिवन मास दे रखा है बच्चा हेप्टेन का, कितना दे रखा है? 26 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 35 ग्राम। और दोनों को ये क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। दोनों को क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर दिया, ठीक है। और मिक्स करने पर और क्या पूछा है? हेप्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, दोनों मिक्स होकर आइडियल सॉल्यूशन बनाया। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस। दोनों का वेपर प्रेशर भी दे दिया है। पूछा क्या है फिर? द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। अच्छा, वेपर प्रेशर पूछा है मिक्सचर का, यानी कि आपसे पी टोटल पूछ रहा है, पी टोटल पूछ रहा है। तो पी ए प्लस पी बी आपसे पूछ रहा है, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो पी ए क्या है यहाँ पे? प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, सॉरी हेप्टेन, जो हेप्टेन के द्वारा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर बी क्या है? ऑक्टेन, जो ऑक्ट के द्वारा प्रेशर लग रहा है। अब प्रेशर ऑफ हेप्टेन निकालने के लिए क्या करोगे? प्योर स्टेट का प्रेशर हेप्टेन का और उसका मोल फ्रैक्शन ये निकालोगे। और प्रेशर ऑफ ऑक्टेन निकालोगे। फिर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन के लिए क्या करोगे? प्योर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। अब दोनों का गिवन मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। और मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा और पी नॉट प्रेशर तो दे रखा है, एक प्रेशर ये रहा, एक प्रेशर ये रहा। चलो सारा काम तो आसान कर दिया। पी नॉट ऑफ हेप्टेन कितना दे रखा है? पी नॉट ऑफ हेप्टेन है, पी नॉट ऑफ हेप्टेन कितना दे रखा है? 105.2, 105.2 किलो पास्कल। और पी नॉट ऑफ ऑक्टेन कितना दे रखा है? 46.8, 46.8 किलो पास्कल। क्या आप सोल्व कर सकते हो? पी नॉट ए पी नॉट बी निकाल लोगे, ठीक है। दोनों का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। गिवन मास, एक काम करो ना, सारा डाटा पुट करके देता हूँ, सॉल्व कर लेना, मैं आंसर बता दूंगा आपको। हेप्टेन है और ऑक्टेन है, माना ए माना बी। नंबर ऑफ मोल्स निकालो ए का, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स में निकालो बी का, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास। हेप्टेन का मॉलिक्यूलर मास C7H16 था, एक क्या है? C8H18। 12 इंटू 7 प्लस में 16, 84 प्लस में 16, 6 4 10, 8 और एक 9 और एक 10, यही होगा ना? 12 7 84 होता है ना, 12 और 7, भाई गलती ना कर दो, 7 दूना 14 हासिल का 1, 7 एकम 7 और एक 8, ठीक है। 84, 84 और 16, 6 4 10, 8 और एक 9 और एक 10, 100, ठीक है। 12 8 120 प्लस में 18, तो कितना? 120 30 138। भाई ये आ गया दोनों का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ए का बी का। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो? यहाँ पे क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ए निकाल सकते हो, गिवन मास कितना है? 100, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 26, सॉल्व कर लेना। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो, 138 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 1, गिवन, अरे यार, नंबर ऑफ मोल्स ए, गिवन मास कितना है हेप्टेन का? 26 एंड 35, तो गिवन मास 26, मॉलिक्यूलर मास 100। इसका नंबर ऑफ मोल्स बी का कितना है?
गिवन मास 35 था, 35 और इसका कितना है 100। दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल दोगे सर। फिर मोल फ्रैक्शन ए निकाल लेना, नंबर ऑफ मोल्स ए एंड एन टोटल, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स आएगा, टोटल कर दोगे। एक कंपोनेंट आ जाए तो एक्स बी निकाल लेना। कैसे निकालोगे, 1 में से माइनस कर देना किसको, एक्स ए को। जैसे ही निकल जाए पी ए निकाल लेना, पी नॉट ए एक्स ए करके। ठीक है, पी ए कितना दे रखा है, पी ए कितना दे रखा है, पी ए कितना दे रखा है 105.2, 105.2 इंटू में एक्स ए निकाल लेना। पी भी कितना दे रखा है 45 इंटू में एक्स बी कर लेना। जब दोनों निकल जाए तो पी टोटल निकाल लेना, पी टोटल दोनों को निकालने के बाद पी ए प्लस में पी बी कर लोगे। ठीक है, सारा का सारा काम आसान कर दिया तुम्हारा। कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो यार, एक तो मैं नहीं करता। तो पी टोटल निकाल लेना बेटा, और मैं बता दूं आंसर आपको, आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास पूछा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का और मोलिकुलर मास दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास और मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास दे करके मास पूछा है तो क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। आगे बढ़ते हैं। दैट शुड बी डिसॉल्व, दैट शुड बी डिसॉल्व इन 140 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। किस में डिसॉल्व है, 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में डिसॉल्व है। ओहो, क्या हमने वहां पे मोलिकुलर मास गलत निकाला है क्या, 14 दे रहा है उसमें, 12 अट्ठे कितना होता है यार, क्या गलती निकाला है। वेट बेटा वेट, बताओ मुझे, कैलकुलेशन इतनी मेरी गंदी हो गई है। एक ऑफ प्रैक्टिस, इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करो। 12 इंटू में 8, 96 96 होता है, सॉरी लगी ज्यादा डाउट, 96। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, हासिल का 1, 9 और 1 10 और 1 11, 114 यहाँ आ जाएगा। अब तो और आसान हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन, मुझे भी लग रहा था कैलकुलेशन टफ तो नहीं है। 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, ये तो ठीक होगा, 84 ही होगा। 84 प्लस में 16, 6 4 10, 8 और 1 9 10। ठीक है, तो बाकी जगह पे वो सही कर लेना। ओके, बाकी जगह पे सही कर लेना, मैं ही कर देता हूँ, कहीं पता लगे तुम कमेंट करो फिर। यहाँ पर कितना है, गिवन मास मोलिकुलर मास 114। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो। तो ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। यस, तो ऑक्टेन में डिसॉल्व है, ये क्या है, ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल है। ये डिसॉल्व किस में है, ऑक्टेन में। ऑक्टेन का गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 114, मोलिकुलर मास कितना है ऑक्टेन का 114, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 1। ठीक है, क्या बोला है, ओहो ये क्वेश्चन है, कह रहा है डिसॉल्व करने पे, ये तो मुझे कराना पड़ जाएगा लगता है, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 80%, 80% का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है। क्या करने पे, एक वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पे। मैंने अभी बताया था आपको, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, और इसके अंदर तुम नॉन वोलेटाइल निकाल मिला रहे हो, नॉन वोलेटाइल मिला रहे हो, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये तो। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चा, वोलेटाइल लिक्विड क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन का गिवन मास कितना दे रखा है 114, मोलिकुलर मास इसका कितना है 114, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 114, 114। क्या टाइम हो गया, एक मिनट, 1 मोल आ गया। ठीक है, नॉन वोलेटाइल ऐड करने में वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन प्रेशर कैसे लिखते हो, चेंज इन प्रेशर कैसे लिखते हो, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू P2 माइनस में P1। कितना कम हो रहा है 80%, परसेंट हटाओगे 100 लगाओगे, कितना आ जाएगा 0.8, यानी जितना भी प्रेशर होगा उस प्रेशर से कितना कम हो गया होगा 0.8 प्रेशर
कम हो गया होगा। 80% प्रेशर कम होने का मतलब जो भी प्रेशर होगा 100% उसमें 80% कम हो गया। अगर मान लो कि प्रेशर 1 लग रहा था, ठीक है, तो 80% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अब प्रेशर कितना लग रहा होगा, 0.8 लग रहा होगा, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे अगर, तो चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे अगर, तो चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है, कॉल आ रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शंस का और टाइम भी हो गया ना, करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में सो, ठीक है। जब तक इतना ध्यान रखना, ओके। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस एंड सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस बेटा, बट क्या कर सकते हैं, जितने देर का स्लॉट बुक होगा उतने देर तो हम पढ़ा सकते हैं ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करवा दूंगा इसको सॉल्व, ठीक है, जब तक ट्राई करना, ठीक है।